हम सब जानते हैं कि क्वांटम फिजिक्स थोड़ी अजीब है। हाँ, थोड़ी नहीं, काफी। मतलब पार्टिकल्स का एक ही समय में दो जगह होना या फिर मीलों दूर से एक दूसरे से बात करना। सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है। बिल्कुल। लेकिन सोचिए, क्या हो अगर मैं कहूं कि फिजिक्स का यही अजीबपन हमारी नेशनल सिक्योरिटी का सबसे बड़ा हथियार बन सकता है। एग्जैक्टली। और आज हम जिन सोर्सेस की पड़ताल कर रहे हैं वो इसी बारे में है। अच्छा। हम देख रहे हैं कि कैसे हमारी आर्म्ड फोर्सेस प्रकाश के सबसे छोटे कण यानी फोटॉन्स का इस्तेमाल करके ऐसे कम्युनिकेशन लिंक्स बना रही हैं जिन्हें हैक करना थियोरेटिकली नामुमकिन है। तो आज की हमारी चर्चा का मिशन है इस टेक्नोलॉजी के पीछे की साइंस को समझना। हम क्वांटम एंटेंगलमेंट की उस स्पूकी दुनिया में उतरेंगे और देखेंगे कि क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन या QKD आखिर काम कैसे करता है। एग्जैक्टली। मकसद ये समझना है कि हेडक्वार्टर और सीमा पर तैनात सैनिकों के बीच ये अनहैकेबल लिंक कैसे एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। बिल्कुल। हम सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करेंगे। जब हम क्वांटम कहते हैं तो हमारा मतलब क्या है, और वहां से हम सैटेलाइट्स के जरिए होने वाले ग्लोबल सिक्योर कम्युनिकेशन तक का सफर तय करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसे परत दर परत खोलते हैं। मेरा पहला सवाल, क्वांटम। ये शब्द सुनते ही दिमाग में बहुत भारी भरकम थ्योरीज आने लगती हैं। इसे आसान भाषा में कैसे समझें? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। सोचिए, आप एक डिजिटल तस्वीर को जूम कर रही हैं। ठीक है। आप और जूम करती हैं और जूम करती हैं और आखिर में आपको एक अकेला पिक्सल दिखता है। उस पिक्सल को आप और नहीं तोड़ सकती। नहीं। क्वांटम असलियत का वही पिक्सल है, किसी भी चीज की वो सबसे छोटी इकाई जिसे और तोड़ा नहीं जा सकता। जैसे लाइट के लिए ये पिक्सल है फोटॉन और बिजली के लिए इलेक्ट्रॉन। ओके, तो क्वांटम मतलब पिक्सल ऑफ रियलिटी। यस। ये तो बहुत बढ़िया तरीका है इसे समझने का। लेकिन इस सबसे छोटी यूनिट का कम्युनिकेशन से क्या लेना देना है? यहां पर वो कॉन्सेप्ट आता है जिसने आइंस्टाइन को भी परेशान कर दिया था, क्वांटम एंटेंगलमेंट। हाँ। आइंस्टाइन ने इसे स्पूकी एक्शन एट अ डिस्टेंस कहा था। हाँ, ये मैंने सुना है। लेकिन इसका मतलब क्या है? ये सुनने में विज्ञान से ज्यादा जादू लगता है। क्या हम वाकई यकीन कर सकते हैं कि ये सच है? कोई गणित का धोखा तो नहीं? आपका स्क्रिप्टिसिज्म जायज है क्योंकि ये हमारे रोजमर्रा के अनुभव के बिल्कुल खिलाफ है। आसान शब्दों में, जब दो पार्टिकल्स, मान लीजिए दो फोटॉन्स, इंटेंगल्ड होते हैं तो वे एक रहस्यमयी तरीके से जुड़ जाते हैं। जुड़ जाते हैं मतलब है कि अगर आप एक पार्टिकल की कोई खासियत, जैसे उसकी स्पिन को मापते हैं, तो आपको तुरंत पता चल जाता है कि दूसरे पार्टिकल की स्पिन क्या होगी। भले ही वो दूसरा पार्टिकल चांद पर ही क्यों ना हो। हाँ, भले ही वो दूसरा पार्टिकल ब्रह्मांड के दूसरे कोने में क्यों ना हो, जो एक के साथ होता है उसका असर तुरंत दूसरे पर पड़ता है। तुरंत मतलब फास्टर देन लाइट। इन्फॉर्मेशन नहीं, पर असर तुरंत। उनके बीच कोई तार नहीं है, कोई सिग्नल नहीं जा रहा, फिर भी वे जुड़े हुए हैं। ये एक अदृश्य कनेक्शन है जो दूरी और समय से परे है। मेरा दिमाग अभी भी इसी बात को प्रोसेस कर रहा है। लेकिन इस स्पूकी कनेक्शन को असल में जानकारी भेजने के लिए इस्तेमाल कैसे किया जाता है? हाँ, तो इसी एंटेंगलमेंट और क्वांटम फिजिक्स के दूसरे नियमों का इस्तेमाल करके एक खास तरह का नेटवर्क बनाया जाता है जिसे क्वांटम इंटरनेट कहते हैं। ओके। इसमें डेटा भेजने के लिए पारंपरिक बिट्स का इस्तेमाल नहीं होता, जो या तो 0 होते हैं या 1। तो फिर किसका इस्तेमाल होता है? यहाँ हम क्विबिट्स का इस्तेमाल करते हैं। और क्विबिट्स की खास बात यह है कि वो एक ही समय में 0 और 1 दोनों हो सकते हैं। दोनों एक साथ? हाँ, इस स्टेट को सुपरपोजिशन कहते हैं। हमारी आर्म फोर्सेस के लिए इन क्यूबिट्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का सबसे अच्छा जरिया है फोटॉन्स। लेकिन इन क्यूबिट्स के साथ एक दिक्कत है ना? मैंने पढ़ा है कि ये बहुत नाजुक होते हैं। बिल्कुल, क्यूबिट्स बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। जरा सी भी बाहरी छेड़छाड़, जैसे कोई उन्हें मापने की कोशिश करे या माहौल में थोड़ी भी गर्मी हो, तो उनकी क्वांटम स्टेट टूट जाती है और सारी जानकारी नष्ट हो जाती है। इसे डीकोहेरेंस कहते हैं। और यही नाजुकपन उनकी सबसे बड़ी कमजोरी भी है और सबसे बड़ी ताकत भी। दिलचस्प है। तो इन नाजुक फोटॉन्स को फिजिकली भेजा कैसे जाता है? क्या हम अपने मौजूदा फाइबर ऑप्टिक केबल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं? कर सकते हैं और करते भी हैं। पहला तरीका है ऑप्टिकल फाइबर। ये शहर के अंदर या दो बिल्डिंग्स के बीच कम दूरी के लिए ठीक है। लेकिन लंबी दूरी के लिए? दूरी बढ़ने पर इसमें सिग्नल लॉस बहुत ज्यादा होता है। फोटॉन्स केबल की दीवारों से टकराकर या अशुद्धियों में अब्जॉर्ब होकर खो जाते हैं। कुछ 100 किलोमीटर के बाद सिग्नल लगभग खत्म हो जाता है। तो फिर हजारों किलोमीटर दूर सीमा पर बैठे सैनिक तक सिग्नल कैसे पहुंचेगा? उसके लिए दूसरा और कहीं ज्यादा असरदार तरीका है फ्री स्पेस क्वांटम चैनल, यानी सैटेलाइट्स। सैटेलाइट्स? हाँ, जब आप सैटेलाइट से जमीन पर फोटॉन भेजते हैं तो वो अपना ज्यादातर सफर अंतरिक्ष के खालीपन में तय करता है।
अच्छा, उसे सिर्फ कुछ किलोमीटर के वायुमंडल से गुजरना पड़ता है। इसलिए हजारों किलोमीटर की दूरी तय करने में भी सिग्नल लॉस जमीन पर बिछी फाइबर केबल से कहीं कम होता है। तो मतलब एक ग्लोबल क्वांटम नेटवर्क बनाने के लिए सैटेलाइट ही एकमात्र रास्ता है। फिलहाल तो हाँ। ठीक है, तो अब हम उस सवाल पर आते हैं जो सबके मन में होगा। ये टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन को अनहैकेबल कैसे बनाती है? इसका असली जादू कहाँ है? इसका सबसे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन या QKD। इसका मकसद सिर्फ एक है, दो लोगों के बीच एक ऐसी सीक्रेट एन्क्रिप्शन की यानी चाबी बनाना जिसे कोई तीसरा न जान सके। इसे समझने के लिए चलिए क्रिप्टोग्राफी के क्लासिक उदाहरण का इस्तेमाल करते हैं। मान लीजिए एक सेंडर है एलिस और एक रिसीवर है बॉब, ठीक है। और एक जासूस है ईव जो उनकी बातें सुनने की कोशिश कर रही है। बढ़िया उदाहरण है। तो एलिस को बॉब को एक सीक्रेट की भेजनी है। QKD प्रोसेस 4 स्टेप्स में काम करता है। ओके। स्टेप 1, एलिस फोटॉन्स की एक धारा भेजती है। हर फोटॉन को भेजने से पहले वो उसे एक पोलराइजर से गुजारती है, जो उसे बेतरतीब ढंग से 4 में से कोई एक पोलराइजेशन देता है, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल या 2 अलग-अलग डायगोनल एंगल्स। और ये 0 और 1 को दर्शाते हैं? हाँ, मतलब ये 0 और 1 को दर्शाते हैं। एक मिनट, तो एलिस बस रैंडम पोलराइजेशन वाले फोटॉन्स की एक्सट्रीम भेज रही है। बॉब को कैसे पता चलेगा कि कौन सा फोटॉन 0 है और कौन सा 1? उसे नहीं पता। और यही स्टेप 2 आता है। अच्छा। बॉब हर आने वाले फोटॉन को मापने के लिए अपने बीम स्प्लिटर्स का इस्तेमाल करता है। वो भी ये पूरी तरह से रैंडमली करता है, ये अंदाजा लगाते हुए कि एलिस ने कौन सा पोलराइजर इस्तेमाल किया होगा। रुकिए, तो बॉब भी बस अंदाजा लगा रहा है? इसका मतलब है कि स्टैटिस्टिकली उसके आधे जवाब तो... हाँ, गलती होंगे। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। तो फिर ये काम कैसे करेगा? यही इस सिस्टम की खूबसूरती है। अब आता है स्टेप 3। बताइए। बॉब एलिस को एक सामान्य पब्लिक चैनल पर फोन करके या इंटरनेट से बताता है कि उसने हर फोटॉन के लिए कौन सा स्प्लिटर इस्तेमाल किया था। सिर्फ स्प्लिटर, नतीजा नहीं? ध्यान दें, वो ये नहीं बता रहा कि नतीजा क्या आया, सिर्फ ये कि उसने कौन सा टूल इस्तेमाल किया। और फिर एलिस अपने रिकॉर्ड से मिलाती है कि बॉब के कौन से अंदाजे सही थे। एकदम सही। एलिस कहती है, तुम्हारा पहला, तीसरा, 5वां और 8वां माप सही था, बाकी सब भूल जाओ। अच्छा। जिन फोटॉन्स को बॉब ने गलत स्प्लिटर से मापा था, उन सभी को वो दोनों अपनी लिस्ट से हटा देते हैं। तो जो बचता है वही उनकी सीक्रेट चाबी है। एग्जैक्टली। स्टेप 4 यही है। जो सही मापे गए फोटॉन्स का क्रम बचता है, वही उनकी अटूट सीक्रेट की बन जाती है। वाह। ये एक ऐसी चाबी है जो सिर्फ एलिस और बॉब को पता है, और इसे बनाने के लिए उन्होंने कोई भी सीक्रेट जानकारी पब्लिक चैनल पर शेयर नहीं की। ठीक है, अब सबसे बड़ा सवाल, जासूस ईव का क्या? अगर वो बीच में इन फोटॉन्स को पकड़कर पढ़ ले तो? और यहीं पर क्वांटम फिजिक्स अपना सबसे बड़ा दांव खेलती है। कैसे? क्वांटम मैकेनिक्स का एक मौलिक नियम है जिसे ऑब्जर्वर इफेक्ट कहते हैं। आप किसी अज्ञात क्वांटम स्टेट को बिना उसे बदले या नष्ट किए माप नहीं सकते। मतलब उसे छूते ही वो बदल जाएगा? एक तरह से हाँ। जैसे ही ईव एक फोटॉन को मापने की कोशिश करेगी, वो अनिवार्य रूप से उसकी पोलराइजेशन स्टेट को बदल देगी। और ये बदलाव एलिस और बॉब को पता चल जाएगा? तुरंत। जब बॉब और एलिस अपने नतीजों का एक छोटा सा हिस्सा आपस में मिलाएंगे, तो उन्हें गड़बड़ी नजर आएगी। अच्छा, वो एक स्मॉल सैंपल चेक करते हैं। हाँ, उन्हें पता चल जाएगा कि कोई तीसरा व्यक्ति लाइन पर है और लिंक से छेड़छाड़ हुई है। वो उस की को तुरंत खारिज कर देंगे और एक नई की बनाने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। और ईव के हाथ क्या लगेगा? ईव के हाथ सिर्फ बेकार का शोर लगेगा, कोई जानकारी नहीं। तो यहाँ सबसे बड़ा टेक अवे ये है कि हम पहली बार ऐसी सुरक्षा बना रहे हैं जो बेहतर कंप्यूटर या चालाक हैकर पर नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के अपने नियमों पर आधारित है। बिल्कुल। आप गणित को तोड़ सकते हैं, लेकिन आप फिजिक्स को नहीं तोड़ सकते। आपने बिल्कुल सही सार निकाला है। यही इस टेक्नोलॉजी की क्रांतिकारी बात है। तो क्या ये सब अभी सिर्फ थ्योरी में है या इसका असल में परीक्षण किया गया है? इसका सफलतापूर्वक परीक्षण हो चुका है। 2016 में चीन ने क्विस मतलब क्वांटम एक्सपेरिमेंट्स एट स्पेस स्केल नाम का एक विशेष सैटेलाइट लॉन्च किया था। अच्छा, QUS ने असल में क्या करके दिखाया? उसने एक ऑप्टिकल क्रिस्टल पर यूवी लेजर डालकर एंटेंगल्ड इंफ्रारेड फोटॉन्स के जोड़े बनाए। ओके। फिर उसने उन जोड़ों में से एक फोटॉन चीन में एक ग्राउंड स्टेशन को और दूसरा फोटॉन यूरोप में दूसरे स्टेशन को भेजा। इसने साबित कर दिया कि क्वांटम कणों को अंतरिक्ष के जरिए हजारों किलोमीटर दूर भेजा जा सकता है, बिना उनके एंटेंगल्ड स्टेट को खोए।
ये तो एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। बहुत बड़ी। सीमा पर मौजूद सैनिकों के लिए इसका सीधा मतलब ये है कि हेडक्वार्टर से मिलने वाले आदेशों को दुश्मन न तो पढ़ सकता है और ना ही बदल सकता है। हाँ, किसी भी हस्तक्षेप का तुरंत पता चल जाएगा। बिल्कुल। अगर कोई दुश्मन बीच में संदेश को बदलने की कोशिश करता है तो क्वांटम स्टेट नष्ट हो जाएगी और सैनिक के पास सिर्फ करप्टेड डेटा पहुंचेगा, जिसे उसका सिस्टम तुरंत रिजेक्ट कर देगा। हाँ, और हेडक्वार्टर को भी रियल टाइम में पता चल जाएगा कि कोई गड़बड़ी हुई है। कमांड एंड कंट्रोल की इंटेग्रिटी बनी रहती है। तो अगर ये तकनीक इतनी जबरदस्त है तो हम इसे हर जगह क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं? जाहिर है कुछ बड़ी चुनौतियां होंगी। हाँ, और ये चुनौतियां बहुत गंभीर हैं। पहली और सबसे बड़ी बाधा है जमीन पर लंबी दूरी के लिंक बनाना। फाइबर वाली प्रॉब्लम। हाँ, जैसा हमने कहा, फाइबर में सिग्नल खो जाता है। हमें क्वांटम रिपीटर्स की जरूरत है जो सिग्नल को आगे बढ़ा सकें। हम सिग्नल को एम्पलीफाई क्यों नहीं कर सकते, जैसे हम अपने वाईफाई राउटर या मोबाइल टावर के साथ करते हैं? क्योंकि क्वांटम फिजिक्स का एक और नियम आड़े आता है, नो क्लोनिंग थ्योरम। नो क्लोनिंग थ्योरम। ये नियम कहता है कि आप एक अज्ञात क्वांटम स्टेट की हूबहू नकल नहीं बना सकते, और एम्प्लीफिकेशन का मतलब भी नकल बनाना होता है। तो इसका कोई तोड़ नहीं है। इसके लिए हमें एक क्वांटम मेमोरी जैसी किसी चीज की जरूरत है जो एक फोटॉन की स्टेट को बिना नष्ट किए स्टोर करे और फिर उसे एक नए फोटॉन पर ट्रांसफर करके आगे भेजे। ये टेक्नोलॉजी अभी भी बहुत शुरुआती दौर में है। और सैटेलाइट्स के साथ भी अपनी चुनौतियां होंगी। बिल्कुल। दूसरी बड़ी चुनौती है सूरज। सूरज। फ्री स्पेस सैटेलाइट लिंक का उपयोग फिलहाल दिन के दौरान नहीं किया जा सकता क्योंकि सूरज की तेज रोशनी सैटेलाइट से आने वाले बेहद धुंधले सिंगल फोटॉन सिग्नल पर पूरी तरह हावी हो जाती है। मतलब ये सिर्फ रात में काम करता है? हाँ, ज्यादातर प्रयोग रात में ही किए जाते हैं। और तीसरी चुनौती ट्रैकिंग की होगी, है ना? सैटेलाइट तो बहुत तेजी से घूम रहा होता है। हाँ, ये एक बहुत बड़ी इंजीनियरिंग चुनौती है। ग्राउंड स्टेशन को 8 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चल रहे सैटेलाइट को पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ ट्रैक करना होता है। 8 किलोमीटर प्रति सेकंड? ये वैसा ही है जैसे आप एक तेज रफ्तार से चलती हुई सुई के छेद में एक और तेज रफ्तार से आता हुआ धागा डालने की कोशिश कर रहे हो। तो थोड़ी सी भी चूक का मतलब है कि फोटॉन का पतला सा बीम अपने टारगेट से मीलों दूर जा गिरेगा। एग्जैक्टली। तो चलिए आज की इस गहरी चर्चा को समेटते हैं। हमने समझा कि क्वांटम असलियत का पिक्सल है और एंटेंगलमेंट वो स्पूकी कनेक्शन है जो पार्टिकल्स को दूरी से परे जोड़ता है। हमने देखा कि ग्लोबल क्वांटम नेटवर्क के लिए फाइबर ऑप्टिक्स की सीमाओं की वजह से सैटेलाइट्स क्यों जरूरी हैं। हमने QKD की प्रक्रिया को एलिस, बॉब और ईव के उदाहरण से समझा और जाना कि इसकी सुरक्षा फिजिक्स के नियमों पर आधारित है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। बिल्कुल। और हमने ये भी देखा कि ये टेक्नोलॉजी अभी भविष्य की चीज है। क्वांटम मेमोरी और नो क्लोनिंग प्रमेय जैसी फंडामेंटल चुनौतियां हैं। साथ ही दिन की रोशनी और सैटेलाइट ट्रैकिंग जैसी प्रैक्टिकल इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स भी हैं जिन्हें हल करना बाकी है। तो यह एक उभरती हुई तकनीक है जिसकी क्षमता बहुत ज्यादा है, लेकिन इसे रोजमर्रा के इस्तेमाल में लाने के लिए अभी दशकों की रिसर्च और इंजीनियरिंग लग सकती है। समाप्त करने से पहले हम सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ना चाहते हैं। आज हमने बात की क्वांटम कम्युनिकेशन की जो हमें अनहैकेबल सुरक्षा देता है। लेकिन इसी क्वांटम फिजिक्स का दूसरा पहलू है क्वांटम कंप्यूटिंग। क्वांटम कंप्यूटर इतने शक्तिशाली होंगे कि वो आज के हमारे सबसे मजबूत डिजिटल एन्क्रिप्शन को मिनटों में तोड़ सकते हैं। सही बात है। तो सवाल यह है, क्या हम एक ऐसी दौड़ में हैं जहां हम क्वांटम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके एक ढाल बना रहे हैं, ठीक उसी समय जब वही टेक्नोलॉजी एक तलवार भी बना रही है जो हमारी मौजूदा सभी ढालों को तोड़ देगी? इस पर सोचिएगा।